हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 10 के अंदर। तो बेटा मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको हल्का सा जानकारी दे देता हूँ। हम लोगों ने कल जो बात करी थी, एक वायर की बात करी थी। मैंने आपको कहा भी था कि इस पूरे एम्पियर सर्किट लॉ के आखिरी के अंदर मैं आपको वायर की कैविटी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो एक लॉन्ग वायर के अंदर कैविटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे अपन ने। आज उसी का अपन एक अच्छा केस और लेते हैं। अब इधर आइए, जल्दी से सुनिए। इसे मान लीजिए कि भैया हम लोगों ने क्या करा, ध्यान समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैं आपको बता दिया था ना, कल के लेक्चर समझाया था आपको किस प्रकार से वायर है। वायर एक्चुअली इनफाइनाइट वायर है, उसको अपन ने फ्रंट से देखा है। फ्रंट से अगर अपन ने देखा है उसको, तो कुछ ऐसा इसके अंदर मान लीजिए कि करंट जो है वो अंदर जा रहा है। करंट जो है वो अंदर जा रहा है, तो कुछ ऐसे इसके अंदर हम लोग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड वायर है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि एक कैविटी थी। अब ये कोई स्फीयर नहीं है, याद है ना जो कल समझाया था मैंने आपको। तो बेटा वही केस है, बस उसके अंदर अपने को थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी हम लेने वाले हैं। मतलब कैटेगरी वही है, सॉरी, केस अलग है इसके अंदर। सेम कैटेगरी का अलग केस अपन लेने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अब हमने मान लिया कि भैया ये बहुत प्यारा सा चीज है, इसके बाद हम फोर्स पे आगे बढ़ जाएंगे ना। जल्दी सुन लीजिए आप फटाफट से। हाँ जी, इन दोनों के बीच की दूरी आप मान लीजिए L थी। कितनी थी? L थी। अब मजे की बात क्या है कि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस कैविटी में, कहीं पर भी किसी भी रैंडम पॉइंट पर। यहां हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इन्हीं तीनों पॉइंट्स को उठा के अपन बाहर रखा और समझने का प्रयास किया कि ये किस प्रकार से रखे हुए हैं। तो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिए आप। यहां से अपन ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया इससे। आई मेरी बात समझ में? इस पॉइंट, ये वही पॉइंट है, सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है। सेंटर 1 एक्सिस, सेंटर 2, ये पॉइंट बी पॉइंट पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड बी निकालनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस जगह पर, इन दोनों के, मतलब इस तरह से वायर अपने माना है। तो ऐसे इस प्रकार से अपने मान लिया। अब कुछ चीजें और कर लेते हैं। इस दूरी को मान लीजिए r1, एंगल मान लीजिए θ1, इसको मान लीजिए θ2, दूरी मान लीजिए r2। अब सही है ना? दूरी मान लीजिए r1, एंगल मान लीजिए θ1, दूरी मान लीजिए r2, एंगल मान लीजिए θ2। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहां से अपन दिमाग लगाते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। भैया इसको अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए बेटा, थोड़ा सा ही है ना, अच्छे कैटेगरी में जाएगा सवाल। लल्लू कैटेगरी का सवाल नहीं है, काफी अच्छी कैटेगरी का सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, मैंने आप समझाया था कि जब बीच वाला वायर होता है ना, और अगर उसमें कुछ भी नहीं है, कैविटी है, तो आप एक काम करो, इस पूरे को एक वायर मान लो। याद है वो समझाई थी ये बात आपको? पूरे को एक वायर मान लो। पूरे को एक वायर मानोगे तो बीच में भी करंट, सब्जेक्ट करंट आ जाएगा। जहां कैविटी हुआ करती थी आज वहां भी करंट है। सही बात है ना? उसके अलावा तुम एक यहां पे अलग से भी मान लो, छोटा वाला, और इसमें भी सब जगह करंट मान लो। बट अगर इसमें अंदर जाता हुआ करंट था तो इसमें बाहर आता हुआ करंट मान लो। जब दोनों को रखेंगे तो पता पड़ेगा कि इस वाली जगह पर नेट करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना अंदर गया उतना ही बाहर करंट आया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन इसमें ऐसे नेगेटिव करंट का कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। तो करंट यहाँ पे बाहर आता हुआ मान लिया है। बहुत बढ़िया है ना? इस प्रकार से अपन यहाँ पे करंट मान लिया है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, बड़े वाले के लिए ये कितनी दूरी पर था, इसको बनाते हैं अपन। सेंटर से जो दूरी थी वो थी r1, सेंटर से r1 दूरी थी, है ना, जिसको बनाया अभी अपन ने। एंगल θ1 मान लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और इसको C1 मान लेते हैं। बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर, मतलब इसके इस तरफ आएगी, B1। अब सही है ना? पक्का ना? तो बेटा इसी को अगर अपन मैं बनाना चाहूंगा तो बनाना पड़ेगा, भी अपन बनाएंगे इसको। पहले अपन मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर इसको बनाया अपन, यहां बना लेते हैं। यहां देखिए, आप दिख रहा है यहाँ पे, देखिए बेटा यहां पर मैंने ऐसे ले लिया है, ये सेम चीज को बना रहा हूं मैं अलग से। ये r1, दिस एंगल इज θ1। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो इधर आई थी, और वो कितनी आई थी?
B1 आई थी। सर B1 कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वो ऐसे आएगी B1, गेटिंग माय पॉइंट। और तो और कितने एंगल पर आएगी बेटा, अगर मान लीजिए θ1 है तो ये 90, तो ये एंगल इस 90 माइनस θ1, और ये पूरे 90 पर आएगी, तो ये जो कितना आएगा, ये 90 माइनस 90 माइनस θ1, तो ये भी θ1। अब सही है ना, पक्का ना। अगर बेटा अगर ये θ1 है, अगर ये θ1 है और ये कितना है 90 माइनस θ1, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 माइनस θ1 बचेगा, तो ये पूरा 90 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। अब सही है ना, पक्का ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो ये अपन ने B1 मान लिया है। अच्छा B1 की वैल्यू कितनी आएगी साहब, B1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट J इज द करंट डेंसिटी, जो कि हमें गिवन थी कि यहां पे J होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो म्यू नॉट J है ना, अपन मान लेंगे यहां पे इनटू R1 डिवाइडेड बाय 2। अबे आ रहा है ना, तो ये अपन यहां पे लिख सकते हैं, इसके अंदर यही होती है जो अपन ने पहले भी देखी हुई है। अब बेटा अपन बात करेंगे इस वाले की केस के अंदर, है ना, इस वाले केस को समझना, मैं यहीं से बात कर लेता हूं। यहां देखिए आप, इस वाले केस में भी हमें यहां पर R2 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसको अपन ने यहां अलग से बनाया R2, एंगल इसका भी मान लिया θ2, सही बात है। इस वाले केस के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, और कितनी आएगी B2, जिसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट J R2 बाय 2। अब सही है ना। अब कैसे पता सर इधर ही आएगी बेटा, इसका करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, मतलब परपेंडिकुलर ही आएगी इसके B2, गेटिंग माय पॉइंट। अब हम जानते हैं कि भैया इसका जो एंगल आएगा θ2, तो ये एंगल भी θ2 आएगा। हो हाँ यार, बात तो सही है यार, इसका एंगल भी θ2 ही आएगा, और उसका एंगल भी कितना आ रहा था अपने पास में, इसका एंगल भी θ1 ही आ रहा था। अब इनके दो कंपोनेंट करने हैं। अब बात समझनी है पहले तो कि कौन कौन से, देखो यहां पर इन दोनों को अगर अपन मिलाते हैं इस प्रकार से, तो बेटा यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड आती है। देख बात समझना, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल से, ध्यान समझना, हॉरिजॉन्टल से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर वाली, वो है B2, जो कि θ2 एंगल पर है, गेटिंग माय पॉइंट। और सिमिलरली इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1, जो कि θ1 एंगल पर है। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा इनके दो कंपोनेंट अपन करेंगे, कौन कौन से सर, इसके सामने वाले कंपोनेंट, इसके इधर वाले। इधर आएगा B2, B2 क्या है, B2 क्या है, B2 ये रहा, म्यू नॉट J R2 बाई 2, उसका कंपोनेंट करो, म्यू नॉट J R2 बाय 2 cos ऑफ θ2, गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली इसका नीचे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट J R2 साइन θ बाय 2। अबे सही है ना, इसके दो कंपोनेंट कर दिए भैया, इसके नीचे वाला, इसका सामने वाला। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। इसके दो कंपोनेंट करो, इधर सामने वाला B1 इज म्यू नॉट J R1 बाय 2, कितना आएगा बेटा, इधर आ जाएगा, नहीं मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया कंपोनेंट, इधर आएगा cos θ2, एक मिनट बेटा, यहां पे आएगा cos θ2 और यहां पर आएगा इसका इधर कंपोनेंट sin θ2, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो म्यू नॉट J R2 sin θ2 बाय 2, म्यू नॉट J R2 cos θ2 बाय 2, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो यहां तक। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से, तो यहां आएगा म्यू नॉट J R1 बाय 2, R1 बाय 2, ये तो हो गया B1 का कंपोनेंट कौन सा होएगा यहाँ पे, sin θ1। अब सही है ना। और इसी का नीचे कंपोनेंट कितना आएगा, इधर आएगा कितना, म्यू नॉट J R1 बाय 2 cos ऑफ θ1। अब सही है ना, पक्का ना। तो भैया अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो बेटा ध्यान समझना, अगर ये हाइट में h मान लूं
तो H किसके बराबर है? H बराबर है R1 साइन थीटा 1। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली H किसके बराबर है? R2 साइन थीटा 2। आई मेरी बात समझ में? तो H बराबर है R1 साइन थीटा 1 और H बराबर है R2 साइन थीटा 2। तो इसका मतलब H इन दोनों के ही बराबर है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? म्यू नोट J बाय 2 R2 साइन थीटा 2। अबे R2 साइन थीटा 2 तो H के बराबर है। हाँ सर बात तो सही है, तो लिख दे यहां पे। इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नोट J बाय 2 इंटू H, इस तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा सेम तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो ये क्या लिखा हुआ है? म्यू नोट J बाय 2 R1 साइन थीटा 1, और वो तो H के बराबर है। तो इसका मतलब है इधर वाला भी हो जाएगा म्यू नोट J H बाय 2। अब्बे हॉरिजॉन्टल तो बराबर हो गए। हाई मेरी बात समझ में? भैया हो क्या रहा है, ये वाला और इस वाले के बिल्कुल बराबर है, तो सिर्फ नीचे वाले दो बचेंगे, सिर्फ नीचे वाले दो बचेंगे। अब मैं जगह देखता हूं, मैं ये जगह यहां बनाया था, नेट लिखने के लिए। आपको दिख रहा है यहां पे? तो बेटा नेट जो आएगा वो इन दोनों का सम आएगा बस। और ये दोनों है कितने? म्यू नोट J बाई 2, म्यू नोट J बाई 2 कॉमन ले लो, ले ले कॉमन। तो बी नेट जो आएगा, पहली बात तो वो नीचे आएगा इसलिए मैंने एरो लगा दिया। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, म्यू नोट J बाय 2। फिर आएगा R2 कोस थीटा 2 प्लस R1 कोस थीटा 1। बेटा R2 कोस थीटा 2 ये दूरी है। हाँ सर सही बात है। R1 कोस थीटा 1 ये दूरी है। अबे आ रहा है ना? ये R2 कोस थीटा 2 है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, मैं बता रहा हूं। R2 कोस थीटा 2 है, ये R1 कोस थीटा 1 है। दोनों को जोड़ने वाली लाइन का टोटल लेंथ तो पिछली बार L था, अभी तो आज भी तो L ही होगा। तो देखा जाए तो ये जो अंदर लिखा हुआ है, क्या अगर मैं अंदर लिखूंगा R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2, बेटा बेसिकली ये किसके बराबर है? L के बराबर। तो सीधा आंसर आएगा यहां से कितना? देखो आंसर बहुत ही शानदार है बेटा, सीधा आएगा, आपको रट के रखना है म्यू नोट J L बाय 2, म्यू नोट J L बाय 2। आप ध्यान से अगर इसको देखो, मैं यहां पे भी लिख रहा हूं इसका नेट रिजल्ट, यहां पे लिख देता हूं। ये जो इसका आंसर है वो बी नेट आएगा म्यू नोट J L बाय 2, और ये आएगा कहां पर? ये आएगा इस डायरेक्शन में। इसमें सब जगह कांस्टेंट आएगा। अगर देखा जाए तो मैं यहां से अगर व्हाइट से बनाऊंगा तो ऐसे कुछ आएगा, सब जगह अंदर आएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। और कितना आएगा? म्यू नोट J L बाय 2, म्यू नोट J L बाय 2। ये अपना क्या हो जाएगा? बी नेट हो जाएगा। कैसे किया है समझ में आया बेटा आप लोगों को? इसमें जरा सा भी डाउट हो फटाफट से बाहर आके पूछ लेना, मतलब क्लास के बाद, अभी तो नहीं, क्लास के बाद आके पूछ लेना आप लोग, और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? बहुत ही शानदार सा डेरिवेशन में आप कराया, पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं जल्दी से। हाँ स्टूडेंट, हाँ भाई, तो अभी अपन लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने यहाँ पर सारी बातें कर ली है किस चीज़ की? मैग्नेटिक फील्ड निकालने की, ड्यू टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस किस प्रकार से, बायोट सेवर्ट लॉ से, या फिर हम लोग बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ से, या फिर जो जितने प्रकार से अपन ने किए हैं बायोट सेवर्ट लॉ के अंदर अपन डिफरेंट डेरिवेशंस करे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर भी अपन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, या डेरिवेशन ही बोल दीजिए, उससे अपन ने जगह जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया है अलग अलग तरह के सिस्टम्स के द्वारा। आई मेरी बात समझ में? सिस्टम्स बोले तो सर्कल के द्वारा, आर्क के द्वारा, इनफाइनाइट वायर, छोटा वायर, बड़ा वायर, आधा वायर, पूरा वायर, जो भी था सब कुछ है ना, सबके द्वारा अपन ने निकाल लिया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये वो सब। अब बात आती है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के सामने, अब बात आती है चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने की। तो भैया चार्ज के ऊपर फोर्स अपन कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान समझना है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं, फोर्स ऑन ए चार्ज
ऑन ए मूविंग चार्ज, नॉट चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मेरी बात समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूं, ये जो फोर्स है इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q V क्रॉस B। वाह, Q V क्रॉस B। तो भैया जो फोर्स है वो Q V क्रॉस B होता है, मुझे कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फोर्स जो होता है वो Q V क्रॉस B होता है। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां से V क्रॉस B मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं दोबारा समझाता हूं जल्दी जल्दी से। बेटा V क्रॉस B निकालने के लिए हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल मत करना वरना आंसर गलत हो जाएगा। राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, आंसर सही आता है। चाहे आप लेफ्ट हैंड ही हो फिर भी आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने हाथ का इस्तेमाल करना है। उंगलियों को सबसे पहले एक ही तरफ ले जाइए। जैसे मान लीजिए कि भैया ये अपने A था, ये अपने B था। मैं इसमें इतने सारे एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा जितने मैंने पहले कराए थे, बट मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो ये A था, ये अपना B था, तो A क्रॉस B अंदर आएगा। शाबाश। तो अंदर कैसे आएगा? A क्रॉस B, ले भाई अंदर। आ रहा है मजा? तो A क्रॉस B अंदर की तरफ आएगा, हमें कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। ठीक है भाई। तो ये कैसे करा अपन ने? A की तरफ उंगलियां लेके जानी है, B की तरफ फोल्ड करनी है, जिधर अंगूठे की डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, ये अपने पास में A है, ऊपर B है, तो A क्रॉस B बाहर आएगा। अबे याद है ना उस दिन मार्कर से अपन डिफरेंट क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी बात समझना, F जो होता है वो V और B के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। Q जो है उसका साइन जरूर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट Q एक तरह से अपने लिए स्केलर क्वांटिटी ही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, हम लोग लिख सकते हैं कि सर जो फोर्स होता है सर वो परपेंडिकुलर होगा V वेक्टर के, एंड ये जो फोर्स होगा सर ये परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्स होगा जो सर वो परपेंडिकुलर होगा V वेक्टर के, और फोर्स जो होगा वो B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। आई मेरी बात समझ में? अच्छा सर ये कैसे पता आपको? बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि A वेक्टर और B वेक्टर के क्रॉस से मिलके बना हो, जैसे C वेक्टर है, दिस इज C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब वो A और B के क्रॉस करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर अगर C आता है तो C यहां पर A के भी परपेंडिकुलर होगा, कंपल्सरी परपेंडिकुलर होगा A के भी, एंड C यहां पर B के भी परपेंडिकुलर होगा। 100% वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सर इसका मतलब तो क्या A और B भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी। इसमें क्या लिख देता हूं यहां पे? इट इज नॉट कंपल्सरी। क्या बात है? अबे आपस में दोनों परपेंडिकुलर तो ना होंगे यार, कुछ भी हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता ना हो। तो कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए C वेक्टर जो हो जाएगा ना वो एक बेसिकली हो जाएगा A B साइन थीटा इंटू एन कैप। अब जो अपना C वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किसके बराबर है? एन कैप के बराबर है। C वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? अपना A B साइन थीटा के बराबर है। अबे साइन थीटा किसके बराबर है? सर थीटा किसके बराबर है? थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। अबे याद है ना, नर्सरी में सिखाया भी होगा आपको सर लोगों ने, है ना, किस प्रकार से अपन निकालते हैं। ये अपन नर्सरी क्लास के अंदर पढ़ते हैं वेक्टर के अंदर ये चीज, क्रॉस प्रोडक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ पे काम आती है मैग्नेटिज्म में, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये अपने किस में भी काम आती है, रोटेशनल मोशन में। उसके साथ साथ ये अपने और भी काम आएगी, आने मैग्नेटिज्म में तो बहुत काम आएगी, EMI में भी बहुत काम आएगी, इसीलिए मैं आपको ये बार बार कराता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने ढंग से यहाँ बता दिया है। दोबारा बोल देता हूं मैं, अगर C इज इक्वल टू A क्रॉस B तो C A के भी परपेंडिकुलर होगा, C B के भी परपेंडिकुलर होगा, और C इक्वल टू A B साइन थीटा, एंड आई कैन राइट कि C की डायरेक्शन होगी वो N की डायरेक्शन होगी, और A B साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ C A क्रॉस B। अबे आ गया ना, पक्का ना? हाँ, तो यहां पर जो F वेक्टर हो जाएगा, F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, F वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। हारी मेरे बात समझ में? दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो भैया हम लोग यहां पे जो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे
वो रटने के लिए लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि साहब ये क्यू वी भी साइन थीटा हो जाएगी, और ये जो वैल्यू आएगी फोर्स की ये एक्चुअली वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू आएगी। हाँ भाई समझते हैं अपन लोग, मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली वैल्यू आएगी क्यू वी बी साइन थीटा। बाकी मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ढंग से चैप्टर समझना है तो बेटा इसको रटने से की बजाय आप इसको रट के रखो। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको और ढंग से समझना है तो रट के मत रखो, समझ के रखो कि भैया F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, और F जो होता है वो V के परपेंडिकुलर होता है, B के परपेंडिकुलर होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये सब फालतू बातें नहीं करने की, F की यूनिट क्या होगी भैया, वो यूनिट होती है जब हमेशा चली आई है, न्यूटन। ठीक है, डायन वायन तुम जानते ही हो, न्यूटन और डायन में कुछ रिश्ते होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें अपन जानते ही हैं। और जो Q है वो कूलम में रखते हैं, V अपन मीटर पर सेकंड में रखते हैं, B टेस्ला में रखते हैं, तो शानदार न्यूटन आ जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये सब चीज़ें हैं फोर्स के ऊपर जो अपने को याद करनी है, या फिर मैं कहूँ तो समझ के रखनी है, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से पहले आप इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं इसी के अंदर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो अपन लोग अब डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे इसके ऊपर, डिफरेंट केस, शानदार शानदार से केस देखने वाले हैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, है ना, समझना बात को। बेटा मान लीजिए कि ये अपने पास में एक मैग्नेटिक फील्ड थी। अब इस प्रकार के डायग्राम आपको खूब देखने को मिलेंगे, देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सुंदर से डायग्राम है, सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं आपको। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, अंदर की तरफ है। अंदर बोले तो इस प्लेन के अंदर, इधर मैग्नेटिक फील्ड, लंबी लंबी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी है अपन ने, सब अंदर। हाँ भैया, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो कलर की चौक, उसे शानदार लिखेंगे अपन। अब समझना, यहाँ पे अपने पास में एक चार्ज था जिसकी वैल्यू थी Q, और जो एक यहाँ पर रेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? रेस्ट। चार्ज शानदार रेस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नींद आ रही है भयंकर उसको, यहां बैठा हुआ है। तो पता पड़ा कि चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स ऑन दिस Q इज 0। ये मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में भी आपको बोली थी। अगर चार्ज रेस्ट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। आई मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू वी क्रॉस बी। अगर बेटा V 0 है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज चल ही नहीं रहा है। अगर चार्ज चल ही नहीं रहा है तो चार्ज मतलब जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, ऑब्वियस बात है। तो फोर्स यहाँ पे अपन 0 लिख लेंगे। हाँ भाई, अब अपन इसी का नेक्स्ट केस लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया साहब रेस्ट वाला, शानदार है ना। अब इसी के अंदर बेटा मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अपन इस चार्ज को देखते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का चार्ज है ना। रेस्ट करते करते उड़ गया, अब जोश में आ चुका है, भाग रहा है यहाँ पे, ये फुल स्पीड से भाग रहा है, V स्पीड से। कितने से? V रफ्तार से भाग रहा है ऐसे। तो बेटा अगर ऐसे भाग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो ऐसे आएगा V, ऐसे आएगा अंदर V क्रॉस B। कैसे आएगा? V इधर और अंदर B, तो V क्रॉस B। ऊपर आएगा क्या? फोर्स। ओ साहब जबरदस्त, ऊपर आएगा फोर्स। जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा चार्ज। अब मेरी बात समझना, V इधर है, B अंदर है, एंगल बिटवीन V एंड B, V इधर है, B अंदर है। अबे V इधर है, B अंदर है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अबे तो 90 डिग्री अगर होगा, अगर 90 डिग्री एंगल होगा V और B के बीच में, V और B के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि भैया साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फोर्स कितना आएगा? डायरेक्ट लिख देंगे, फोर्स विल बी इक्वल टू Q V एंड B। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्स बराबर Q V B, फोर्स बराबर Q V B। तो अपन यहां फोर्स की वैल्यू Q V B लिख लेंगे। पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? हाँ भाई ठीक है। तो ये फोर्स आ चुका है। सर ये फोर्स क्या उखाड़ लेगा? बेटा अभी देखो क्या क्या करता है ये फोर्स। अब ये फोर्स यहाँ पे आ चुका है, अब इसका काम क्या है देखो समझना। तो यार दिमाग लगा, बेचारा चार्ज अच्छा खासा V रफ्तार से चल रहा है, बट उसमें फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर।
और तू याद कर, अपन ने नर्चर क्लास में पढ़ा था सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर। अगर किसी मूविंग बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर किसी मूविंग बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो सेंट्रीपिटल क्या अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, और वो सेंट्रीपिटल के कारण ये बॉडी ऐसे घूम जाएगी। हाई मेरी बात समझ में हो? तो इसका मतलब सर डायरेक्शन जो अपना मोशन हो जाएगा क्या वो सर्कुलर हो जाएगा? हाँ, अगर ये कंप्लीट होगी, मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होगी, मतलब एक अच्छे खासे एरिया के अंदर होगी, तो ये घूमता रहेगा गोल 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 गोल। आई मेरी बात समझ में? वैसे बना दूंगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता, फिर आ जाएगा वापस यहीं पे। और हर जगह जो फोर्स है, हर जगह जो फोर्स है वो किधर है? परपेंडिकुलर टू वी है। अगर परपेंडिकुलर टू वी है तो हर जगह यही इसको सेंट्रीपिटल भी प्रोवाइड कर रहा होगा। जैसे इधर भी वी, इधर भी वी, हर जगह फोर्स अंदर की तरफ F, इधर भी F, इधर भी F। अबे आ रहा है ना? और सारे मतलब सारे तो क्या, जितना भी ये फोर्स लग रहा है इधर, वो किसके बराबर लग रहा है? QVB। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अब मैं जानता हूं कि अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो भैया जहां पे सर्कल आ गया वहां पे और बातें भी आएंगी सर्कल की। सर्कल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? उसका रेडियस। अबे सही है ना? सर्कल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? उसी का रेडियस। तो भैया हम ये जानते हैं कि अगर हमें सर्कल का रेडियस निकालना है तो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ये r मैंने ले लिया है, दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब ये r की वैल्यू कितनी होगी? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे साहब, यहां पर जो ये QVB था, इसी ने सेंट्रीपिटल प्रोवाइड किया, और सेंट्रीपिटल होता है मास ऑफ दिस चार्ज इनटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, where r is the radius of curvature या फिर radius of this circle। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि बेटा यहाँ से v से v आपस में जाने दुश्मन है तो काट डालेंगे एक दूसरे को, ठीक है? तो v से v यहाँ पे खत्म हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ दो v थे तो एक मर गया एक बच गया। अब यहाँ से रेडियस कितना आएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से रेडियस आएगा, बहुत ही प्यारा सा रेडियस आएगा, उसकी वैल्यू आएगी mv/qb। कुछ लोग बोलते हैं इसको रट लो, मैं भी यही बोलूँगा इसको रट लो, बड़े काम की चीज़ है। R बराबर mv/qb, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, शानदार, जबरदस्त चीज़ है। क्या? R बराबर mv/qb। अबे R बराबर mv/qb, ये रट के रखना है आपको। ये रेडियस है भैया, इस रेडियस के अंदर दौड़ रहा है, दर 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 पूरा गोल 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 घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार। आई मेरी बात समझ में? और घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा हमेशा। आई मेरी बात समझ में? ये ऐसे ही इसके अंदर रोटेट करता रहेगा। तो बेटा इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर अपन पूरा आप जितना भी सब कुछ बोर्ड पे जो भी लिखा है, जो भी आपको समझ में आया, कहानी वहानी सब लिख लीजिए, कुछ मत छोड़ना। आई मेरी बात समझ में? फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे जल्दी से, है ना? आराम से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, तो अपन आगे देखते हैं फटाफट से, ठीक है? अब अपन आगे देखते हैं। अब इसी का अपन नोट डाउन कर लिया ना, तो अब इसका अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी का आगे का अपन फर्दर चीजें देखते हैं, समझते हैं। तो बेटा यहाँ से अपन ने फोर्स निकाला, उसका रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस निकाल लिया तो यार रेडियस तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो अपन इसके ऊपर कुछ और भी चीजें देखते हैं। जिस प्रकार से अब सर्कल है यार, अब अगर सर्कल घूम रहा है तो कुछ टाइम भी लगाएगा, और अगर टाइम लगाएगा तो पूरा घूमने में जितना टाइम लगाता है, समझना बात को, अगर सर्कल में कोई चार्ज घूम रहा है, सर्कल नहीं घूम रहा, सॉरी, सर्कल में अगर कोई चार्ज घूम रहा है तो कुछ टाइम भी लेगा, और जो टाइम लेगा सर्कल में घूमने का, जितना वो टाइम लेगा, उसका अपन ने नाम क्या रख दिया? टाइम पीरियड। मतलब उसको मान लिया कि टाइम पीरियड है, कि एक बार पूरा चक्कर लगाने के लिए जिसको जो समय लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। एक बार उसको कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए जो समय लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। हाँ भाई, कैसे निकाले सर? अच्छी बात है, टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, कैसे निकाले? तो बेटा निकालना तो पड़ेगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? टी, टाइम पीरियड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल
मतलब जो भी स्पीड रहेगी उसकी, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन स्पीड। पर डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखो अगर पूरे सर्कल में घूमेगा तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr। सही बात है, अगर पूरे सर्कल में घूमेगा, अगर पूरे सर्कल में घूमेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2πr। तो पूरे सर्कल में 2πr ये कवर करेगा। आई मेरी बात समझ में? और कितनी रफ्तार से कवर करेगा, v रफ्तार से। बढ़िया साहब, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है साहब। तो रेडियस कितना था, रेडियस तो अपन ने अभी भी लिखा था, दैट इज यहां पे अपन लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 2π और r की वैल्यू mv/qb, mv/qbv। आई मेरी बात समझ में? mv/qbv, v से v उड़ा दो, v से v उड़ा दो, तो टाइम पीरियड जो बचेगा ये हो जाएगा 2πm/qb। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? t बराबर 2πm/qb। ये हम लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका है टाइम पीरियड के मामले में। अब हमें आगे देखना है, आगे जैसे और भी कई कई चीजें, छोटी छोटी चीजें पूछते रहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है साहब, फ्रीक्वेंसी क्या है साहब, तो पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं साहब। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने बुद्धि लगाई कि साहब जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिख रहा है ना, जो फ्रीक्वेंसी होगी तो वो कितनी हो जाएगी साहब, फ्रीक्वेंसी 1/t, 1 टाइम पीरियड, तो 1/t तुम कर दोगे उसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसी का उल्टा कर दे, पकड़ के ऐसे कर दे तो कैसे करेगा इसका उल्टा, उल्टा कर दो भैया, q × b डिवाइडेड बाय 2πm। बहुत ही शानदार, फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है, सब रटने, मैं तो कह रहा हूं बस एक r रट ले, बाकी अपने आप रटने में आ जाएंगे। ये तो पता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखी है, ये तो तुमको पता होना चाहिए, नर्सरी में पढ़ा था, उससे पहले पता नहीं कितनों सालों तक पढ़ा है अपन ने, 9वीं 10वीं सब में ये पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ टाइम, सही है ना। तो हम लोग क्या बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 1/t qb/2πm। हाँ भाई, एक और बात कर लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत ही शानदार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम लोग जानते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है साहब, कितनी होती है 2π/t। तो बेसिकली अपने को इसको t को 2π से मल्टीप्लाई करना है, तो बचेगा ये qb/m। क्योंकि बेटा ये 2π ऊपर नीचे भी था, ऊपर अपन ने लगा दिया, कट जाएंगे, मार देंगे एक दूसरे को, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा q/m बचेगा, qb/m बचेगा। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ से अपन लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो ये अपन ने 3 चीजें यहाँ पे करी है, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, एक रेडियस हो गया। इन सब चीजों के इर्द गिर्द इसके अंदर काफी सारे सवाल घूमते रहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब अपन आगे देखते हैं कुछ और नई चीजें। जैसे मान लो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में फील कराता हूँ, डायरेक्शन के बारे में समझना। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे अंदर की तरफ थी, तो जैसे चार्ज है वो ऐसे Q चार्ज है v रफ्तार से अंदर एंटर हुआ, तो QV/V, तो बेटा इस तरह से आएगा। तो जो फोर्स देखो, v इधर है, b अंदर है, b जैसे b है कितना, ये जो b है वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, पर है अंदर की तरफ b। तो v इधर, b इधर, तो ये v/b ऊपर आएगा। बेटा सबका हाथ चलना चाहिए, v इधर, b इधर, v/b ऊपर। तो ये कुछ कुछ ऐसे इसकी तरफ डेविएट कर जाएगा, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ कुछ ऐसे डेविएट कर जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज करा, अबे ये सब एंटी क्लॉकवाइज वाली तो बातें नहीं आ रही यहाँ पे यार। लोग बोलते हैं ऐसा, लोग तो कोई बात नहीं, तो समझ जाना कि घड़ी के उल्टा चल रहा है। आई मेरी बात समझ, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा चल रहा है। अब आगे एक और चीज देखते हैं अपन यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि करंट भैया, करंट नहीं सॉरी भैया, मैग्नेटिक फील्ड जो है भैया, वो भैया बड़ी शानदार थी भैया। कैसे थी?
ऐसे थी बाहर की तरफ, समझ में आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और चार्ज ऐसे है और ये नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए कि भैया किधर डेविएट करेगा, किधर डिफ्लेक्ट करेगा। समझने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, अपन लोग दिमाग में हाथ चलाएंगे, इधर आएगा V, इधर आएगा V, भैया ये जो है ना ये V की डायरेक्शन है, इधर आएगा V, बाहर आएगा B, तो V क्रॉस B, V क्रॉस B तो नीचे आएगा, तो V क्रॉस B नीचे की तरफ आएगा। हम समझते हैं कि भैया जो फोर्स आएगा वो नीचे आएगा। बेटा अगर फोर्स नीचे आएगा V क्रॉस B नीचे आएगा, तो फोर्स भी नीचे आना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे फोर्स नीचे लगा देते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको फोर्स नीचे आएगा, लेकिन भैया एक गलत हो जाता है, ये गलत है। काहे गलत है सर, इसमें काहे दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इधर V है, इधर V क्रॉस B नीचे आया, पर चार्ज नेगेटिव था। तो चार्ज एक्चुअली फोर्स होता क्या है, फोर्स बेसिकली होता है QV क्रॉस B। माना कि V क्रॉस B नीचे की तरफ है, माना कि V क्रॉस B नीचे की तरफ है, लेकिन नेगेटिव है ना चार्ज, तो ये जो अपना -Q से मल्टीप्लाई करने पे फोर्स ऊपर की तरफ सही आएगा। आई मेरी बात समझ में, इसको मल्टीप्लाई करने पे फोर्स ऊपर आएगा। अब सही है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये अपना सही है। तो बेटा जब चार्ज ऐसे एंटर करा तो V क्रॉस B नीचे आया, बट चार्ज नेगेटिव था तो फोर्स ऊपर लगा, जब ऊपर लगा तो डेविएट ऐसे करेगा। आई मेरी बात समझ में, डेविएट ऐसे करे। ये बात आपको फील आनी चाहिए कि भाई साहब डेविएट कहां करेगा, इसकी फील आनी चाहिए ढंग से, हाथ चलन आना चाहिए। हाथ उंगलियां किधर जाएगी, V की तरफ, उंगलियां किधर मुड़ेगी, B की तरफ, अंगूठा कहां जाएगा, V क्रॉस B की तरफ। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसी दिशा में अपना फोर्स आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स उसके उल्टा हो जाएगा V क्रॉस B के। आई मेरी बात समझ में? हाँ भाई, अबे आ रहा है ना, पक्का ना? तो और आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे अपन ने 2 एग्जाम्पल ले लिया, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो कि भैया यहां पर अपने पास में इस प्रकार से कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ थी, जो कि ऐसे अंदर की तरफ थी, इनसाइड द प्लेन है। बेटा यहां पर वही अपन ने किया है, इस बार भी यहां पे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर थी, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मतलब अंदर नहीं भेजा, ऊपर की तरफ भेजा इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ऐसे, तो बेटा V क्रॉस B कहाँ आएगा? अब इलेक्ट्रॉन की रफ्तार किधर है, सिर्फ ऊपर ही है, ऊपर जा रहा है, तो V ऊपर है B अंदर है, तो V क्रॉस B इधर आएगा। V ऊपर है B अंदर है, तो V क्रॉस B इधर आएगा, V क्रॉस B इधर आएगा। बट बेटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अबे सर, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो भैया फोर्स इधर लगेगा, भले ही V क्रॉस B इधर आएगा, लेकिन फोर्स इधर लगेगा, और कितना लगेगा, EVB। और इस फोर्स के कारण ही जब ये ऐसा लगा तो बेटा डेविएट कुछ ऐसा कर जाएगा। आई मेरी बात समझ में? दोबारा बताता हूं मैं, यहाँ पे V ऊपर है B अंदर है, तो E क्रॉस B इधर हो गया, बट चार्ज तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा EVB, फोर्स लगेगा EVB। क्या मेरी बात आपको क्लियर है, अच्छे से, पक्का, 100% श्योर हो? तो बेटा अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए फिर हम लोगों ने एक और सवाल देखा यहाँ पर। अभी आप नोट डाउन मत कीजिए, मैं आपको नोट डाउन करने का सफिशिएंट टाइम दूंगा, बट आप देखते रहिए डिफरेंट केस किस प्रकार से हम ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक वायर है, हम लोगों ने आज तक मैग्नेटिज्म के जीवन में वायर ही तो देखे हैं, वो भी करंट कैरिंग। तो मान लीजिए कि ऐसे वायर है, बेटा अगर वायर है उसमें मैं 2 चीजें पूछता हूँ। वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? सर किस तरफ की बात कर रहे हो, इधर या इधर? बेटा मैं इधर बात करूं तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई आएगी। हाँ भाई लगा दो, सही बात है। अबे सही है ना, इधर कहाँ आएगी मैग्नेटिक फील्ड? बाहर आती हुई। अबे सही है ना, पक्का ना? तो भैया यहाँ पे अगर मान लीजिए एक चार्ज रखा अपन ने जो कि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन मान ले, है ना, प्रोटॉन तो नहीं, पॉजिट्रॉन मान ले, ऐसे E+ ले लिया।
अभी जो E प्लस है वो इधर भागा ऐसे V रफ्तार से, प्लस चार्ज है भैया, तो कैसे आएगा, इधर V अंदर B, तो V क्रॉस B आया ऊपर की तरफ। तो भैया अगर फोर्स ऊपर आया, सर फोर्स उल्टा आएगा कि सीधा आएगा, बेटा सीधा ही आएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, वो चार्ज नेगेटिव होता है तब फोर्स उसके उल्टा आता है E क्रॉस B के, V क्रॉस B के सॉरी। तो इधर V है अंदर B है, तो V क्रॉस B ऊपर फोर्स आएगा और बॉडी कुछ ऐसे घूमेगी। आई मेरी बात समझ में, ऐसे डेविएट कर जाएगी। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। अभी एक और चीज सुन ले भैया, अगर यहां पर इस जगह पर अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और नीचे दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, उसकी रफ्तार नीचे की तरफ है ऐसे, तो बेटा समझना ये रफ्तार है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ऐसे, तो फोर्स V क्रॉस B इधर आया, लेकिन फोर्स उल्टा आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज यहां पे होता है, तो नेगेटिवली अगर चार्ज है इलेक्ट्रॉन तो फोर्स इधर आएगा, और बेटा अगर फोर्स इधर आएगा तो बॉडी ऐसे घूमेगी। आई मेरी बात समझ में? अबे आ रहा है ना, ये V था, B बाहर था, इधर आएगा V क्रॉस B, लेकिन फोर्स उल्टा लगेगा, अगर फोर्स इधर लगा तो बॉडी ऐसे घूमेगी, बॉडी मतलब चार्ज ऐसे घूमेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अपन ने 4 केस लिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 केस हो गए, सॉरी 4 नहीं, अपन ने यहाँ पे 5 केस लिए हैं, 3 तो ऐसे अलग अलग लिए हैं, एक में 2 ले लिए अपन ने, टोटल 5 केस लिए हैं। इनको नोट डाउन कीजिए। ये अपन लोगों को फोर्स के केस में अलग अलग टाइप में डायरेक्शन निकालना सिखाते हैं, और भी अपन प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में। तो बेटा आज का लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं, आप इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सीखते रहिए, आते रहिए, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।